कंपनी सेटअप करने में कितना पैसा लगता है? फास्टेस्ट बिजनेस लाइसेंस इन दुबई, हाउ मेनी डेज यू हैव मेड इट? मेरे जुड़ने का सिर्फ एक ही रीज़न था, वो कोटेशन, वो बात। स्मॉल बिजनेसेस मोर सस्टेनेबल इन फ्री जोन और मेनलैंड। तो ऐसा क्या हम करें जिससे अगर मेरे देखने वाले या मुझे चाहने वाले आपके पास अगर किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए आते हैं तो आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बहुत सारे लोग हैं जिनको डिफरेंस नहीं पता है कि मेनलैंड, फ्री जोन, फ्री होल्ड क्या है। ये सब चीज़ें ये इन कंपनीज में क्या डिफरेंस है। बंदा दुबई में आया, लाइसेंस बनाया, कंपनी ओपन की, XYZ रीज़न की वजह से नहीं चल पाया था, वापस लौट गया। दो सिनेरियो है, कंपनी बंद करके वापस लौटा और बिना कंपनी बंद करे वापस लौट गया। क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं लेटर, और क्या आपके हिसाब से एडवाइजेबल चीज़ है? इजी तो है अगर एक राइट गाइडेंस मिल जाए तो। Hello everybody, welcome to another episode of Karak with Kaushik, and today we are welcoming a very well known Instagrammer, in Dubai's market. Doesn't need much of an introduction, quite famous personality. Here we go and welcoming Mr. Siraj. Thank you. How are you, Siraj bhai? I'm good, thanks for asking. What about you? Very well. So just give us a little brief about yourself. I'm sure people already know you, but we would want to hear from you. I am a business consultant here in Dubai, and for people I am doing business setup. Lots of business consultant in Dubai, they are working office based. But my idea and my way of working is something unique. That is, you can say, as a freelancer I am working here. So you can say Siraj Business Expert. People gave me this name, and also they gave me one name, Mr. Transparent. Actually I am not using that name. No, that I would love to give you this name because the way I started following you, and for the people I would like to tell that I connected with Siraj bhai requesting for his services from Instagram itself. He is not my long gone friend, he doesn't come from the same place, but yeah, I got very impressed by the content that he was putting on social media, and then I started taking his services, and that's how we end up becoming friends. So Siraj bhai, to start this, first of all I would go with a question कि ये दुबई में आने का आइडिया और बिजनेस सेटअप करने का आइडिया और इसमें एक्सपर्ट बनने का आइडिया आपको किसने दिया, और हाउ डिड यू रीच हियर? मतलब कैसा रहा ये पूरा जर्नी आपका? मेरा जो जर्नी कोई ऐसा नहीं है जैसे लोग फेम लेने के लिए स्टार्ट करते हैं कि मतलब जैसे इंडियन आइडल जैसा सीन हो जाता है कि भाई बहुत रोने धोने वाली कहानी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक स्टूडेंट था और यहाँ पर ऑलरेडी मेरा फैमिली बिजनेस है, तो मुझे जो अप्रोचिंग हुई वो मेरी फैमिली की तरफ से हुई। जब उन्होंने मेरे अंदर पोटेंशियल देखा, देन मैंने भी उनको 100% दिया अपना, और वो बिजनेस सर्विसेज बेस्ड बिजनेस था एक्चुअली। उसमें से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। हमेशा मैं बिलीव करता हूँ कि आपको जिस चीज़ों से सीखने को मिला है अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत सारा क्या होता है, अभी मैंने आपके साथ अपनी जर्नी स्टार्ट की फॉर एग्जांपल 0 से, और मैंने अपनी जर्नी फिर अलग कर ली। मतलब जब मुझे लगने लगा कि हाँ मैं अपने दम पे, अपने पोटेंशियल पे कर सकता हूँ चीज़ें अपनी तरह से, तो मोस्टली केस में क्या होता है कि मैं आपको कहीं ना कहीं डिग्रेड करता हुआ मिलूंगा कि यार कौशिक भाई तो ऐसे थे, मैंने तो अपनी ज़िंदगी का ये किया वो क्या, मतलब खुद को मैं हीरो दिखाऊंगा बिकॉज एवरीवन इज अ हीरो इन हिज लाइफ। बट मैं ये बिलीव करता हूँ कि अप्रिशिएट हमेशा करना चाहिए, जो रियलिटी है उससे मुंह नहीं छुपाना चाहिए। मुझे अपने फैमिली बिजनेस से बहुत कुछ सीखने को मिला। लोग अपनी जर्नी लाइफ स्टार्ट करते हैं दुबई में यहाँ से, और वो यहाँ जाते हैं। मैंने अपनी लाइफ ही यहाँ से स्टार्ट की, और उसके बाद जो ये एज अ फ्रीलांसर काम करना, ये कोई मेरी मजबूरी नहीं है, ये मेरी चॉइस है। क्योंकि फैमिली बिजनेस जो सर्विस बेस्ड था उसमें मैं खुद से, मतलब खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पाता था। सर्विसेज देने के बावजूद भी मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाता था। कि होता क्या, एक कोटेशन क्लाइंट को दे दी, मस्त एकदम फॉर्मेलिटी हो गई, उसके बाद क्लाइंट ने डिपॉजिट कर दिया, मतलब जो भी अमाउंट है टोकन मनी डिपॉजिट कर दी। उसके बाद क्लाइंट फॉलोअप लिए जा रहा है लंबे टाइम तक कि चल क्या रहा है, तो उन सब चीज़ों को मुझे अवॉइड करना था। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मार्केट में अगर थाउजेंड्स ऑफ कंसल्टेंट हैं, 100 कंसल्टेंट, हर कोई अपने अपने तरह से काम करता है, उसकी अपनी पॉलिसी होती है बिजनेस को रन करने की। मैंने ये सोचा कि मैं यूनिक क्या दे सकता हूँ लोगों को। तो जहाँ पर लोग फैंसी ऑफिसेज दिखाकर और बड़े बड़े शो ऑफ दिखाकर सर्विसेज अपनी ऑफर कर रहे हैं, वहाँ पर मैंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ों को लेना शुरू किया।
और देन आई स्टार्टेड माई करियर एज अ फ्रीलांसर हेयर इन दुबई एज अ बिजनेस कंसल्टेंट। ओके, फॉर श्योर दुबई में आपको कोई भी काम करना है उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रॉपर रखना पड़ता है। Correct. अगर मैं एज अ बिजनेस कंसल्टेंट काम करूंगा यहाँ पे तो फॉर श्योर मुझे भी अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखना पड़ेगा, जो कि होता है ट्रेड लाइसेंस। तो वो रजिस्टर करना मैंडेटरी होता है। कल को ऐसा ना हो कि मेरे पॉडकास्ट से इंस्पायर होके कोई भी ऐसे ही बस उठा के शुरू हो जाए और पता लगता है उसका फिर इशू होता है ना, अगर विदाउट डॉक्यूमेंटेशन अगर आप कोई भी काम यहाँ पे करते हैं। तो ये थी हमारी स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी, बट लोगों का इतना ज़्यादा प्यार मिला, उससे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन तो बहुत सारे लोगों से हासिल की। और कंटेंट क्रिएशन में भी अगर देखा जाए तो कंटेंट क्रिएटर तो बहुत सारे हैं, सर्विस प्रोवाइडर भी बहुत सारे हैं। इस रेस में कौन स्टार्टिंग में तेज़ दौड़ेगा वो डिसाइड नहीं करेगा कि कौन जीतेगा। इस रेस में कौन एंड तक दौड़ेगा, जीत का डिसीजन वहां से डिसाइड होगा। सो ये चीज़ है। तो इसलिए मेरी बस फिलॉसफी बड़ी सिंपल है। बिजनेस सेटअप में भी मैं समझ के चलता हूँ कि डोंट ईट अ हैन एट अ वन टाइम, स्टे हैप्पी टू ईट गोल्डन एग्स। मतलब एक बार में किसी से अननेसेसरी चार्जेस कमा के कोई अमीर नहीं हो जाता। सर्विस लाइन ऐसी है, एक बार अच्छी सर्विसेज आप प्रोवाइड करेंगे, आपका भी रियल एस्टेट का राइट, Yes. आपके पास जब आप बेस्ट सर्विसेज क्लाइंट को प्रोवाइड करेंगे देन अगेन वो आपके पास रिपीट होगा। एब्सोल्युटली। एंड ऑल्सो वो सजेस्ट करेगा दूसरों को। तो उस चीज़ में हमारी वेल्थ बनती है। क्लाइंट का ट्रस्ट हमारी वेल्थ है। एक बार कमाना वो हमारे लिए वेल्थ नहीं है, मैं ये मानता हूँ। बिल्कुल सही बात तो दैट इज़ द रीज़न कि मुझे एज़ कम्पेयर टू अदर, देखो आई एम नॉट अ मिलियनर, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं एक आम सा इंसान हूँ। लेकिन हाँ, एज़ कम्पेयर टू माई कॉम्पिटिटर इन माई फील्ड आई एम गेटिंग बेस्ट रिजल्ट इन माई वर्क। Definitely, definitely. Because people trust you. And the reason of that trust, कुछ लोगों ने आपके साथ जो काम किया है तो वहाँ से ट्रस्ट बिल्ड हुआ है। दूसरी चीज़ जो आपका कंटेंट है तो उससे डेफिनेटली हर किसी का ट्रस्ट बिल्ड होगा। क्योंकि मैं यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 15 ईयर्स से हूँ दुबई में। मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बट एक चीज़ जो हर कोई ऑलमोस्ट अवॉइड करता है वो है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना। एग्जैक्टली। तो लोगों का शायद ये मानना है कि अगर मैंने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सामने वाले को दे दी तो नेक्स्ट टाइम तो ये खुद ही जाके अपना काम निपटा लेगा, तो मेरी ज़रूरत ही नहीं लगेगी। तो क्योंकि उनको अपनी ज़रूरत बना के रखनी है किसी की नज़र में, इसके लिए दे डोंट गिव इन्फॉर्मेशन। हाँ, आप काम के लिए बोलो, सामने से जवाब आएगा, हो जाएगा, इतना पैसा लगेगा, ये फीस रहेगी, इतना मेरा चार्ज रहेगा और हो जाएगा। या तो फिर ओवरऑल पैकेज बना के दे देते। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में, अगर आपको मेरी पहली कॉन्वर्सेशन याद हो आपसे, तो मैंने आपसे एक कोटेशन मांगी थी कि अगर मुझे कंपनी सेटअप करनी है, बिकॉज आई वांटेड टू टेस्ट यू, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई वांटेड टू टेस्ट यू कि एक कोटेशन में मुझे पता लग जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है गवर्नमेंट की कितनी फीस आती है और कंसल्टेंट्स कितना कमाते हैं। तो मैंने इसलिए आपसे कोटेशन मांगा था। तो फिर आपने मुझे एग्जैक्ट गवर्नमेंट फी का कोटेशन दिया बाय सेइंग कि भाई इतना तो हो गया फी जो कंपनी का लगेगा, इसमें प्लस इतना पैसा और जोड़ लेना, वो मेरी सर्विस फी है। सो आई बिकेम योर फैन कि यार बंदा इतनी ईमानदारी से काम कर रहा है। एंड देन जहाँ लोग 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक कमाते देखे हैं मैंने अपने सामने, वहाँ पे आपने मेरे को बोला कि भाई ऑल आई विल चार्ज इज 3,000 दिरहम्स। अगर आप बोलोगे, आप मेरे को रेगुलरली हम लोग काम करते हैं, आप बोलोगे और कुछ गुंजाइश करके अगर कुछ हो पाएगा तो देख लेंगे बाद में, अगर कुछ हो सकता है। इसमें भी सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक्चुअली इसमें भी क्या होता है, हमारी कभी कभी कोटेशन थोड़ी सी हाई रहती है और कभी कभी थोड़ी डाउन रहती है, बिकॉज कुछ इसमें जो फ़ी होती है गवर्नमेंट की वो वेरिएबल होती है, वो फिक्स नहीं होती। जैसे कंपनी लाइसेंस की फ़ी हो गई, वो हमेशा वेरिएबल रहती है। तो इस वजह से हम उसके आगे ब्रैकेट में हमेशा अप्रॉक्स लिख देते हैं। हम फॉर्मेलिटी पर फोकस नहीं करते कि नहीं एक बढ़िया सी कोटेशन आपको डिज़ाइन करके देंगे, प्रोफेशनलिटी दिखाएंगे तो आपको इम्प्रेस करने के लिए। हमने इम्प्रेस प्रोफेशनलिज्म मतलब वो फॉर्मेलिटी से नहीं करना है, प्रोफेशनलिज्म जो दिखाना है वो अपनी सर्विसेज में दिखाना है। हाँ, मैं भी हमेशा मैं चाहता हूँ, मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स अगर आते हैं सोशल मीडिया से मेरे या जिस भी रेफरेंस से, तो मैं हमेशा ये फोकस नहीं करता कि वो 100 के 100 मेरे हो जाएं। मैं ये मानता हूँ कि जो मेरी तरह से काम करने मेरे साथ अगर कंफर्टेबल है, मैं उसको सर्विसेज दूँ, बिकॉज मुझे पता है कि अगर वो बंदा मेरे साथ कंफर्टेबल है मेरे तरह से काम करने में, दैन वो मेरे साथ लॉन्ग टर्म टिक सकता है। अगर वो कंफर्टेबल नहीं, दैन वो तो वो वन टाइम वाला सिस्टम है, तो उससे मैं उस पर बिलीव करता नहीं हूँ। सो मेरे बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, उसमें से मैं खुद अपने क्लाइंट सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है, मैं किसी कंसल्टेंट को नीचा दिखाने पे बिलीव नहीं रखता कि अपने कॉम्पिटिटर को नीचा दिखाओ। क्योंकि देखें, अगर फॉर एग्जांपल एक तो बात आपने सुनी होगी जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर ऊपर वाले ने पैदा किया है तो पेट भरने की भी जिम्मेदारी उसकी है, हमारा काम है कोशिश करना। अब मान लें कि इस पूरी इंडस्ट्री में 1,000 कंसल्टेंट हैं, तो उसमें से एक कंसल्टेंट मैं हूँ, बाकी के बचे 999 उनका भी पालनहार वही है।
सही बात। तो मतलब पेट तो उसका उसने भरना है, उनका भी, सबका। ठीक है। तो ऐसा नहीं कह सकता मैं कि नहीं 100 के 100 क्लाइंट्स मेरे हो जाएं, Correct. ठीक है। मेरे लिए वही चीज़ बेस्ट है कि भले ही उन 100 में से 10 को मैं सर्विस प्रोवाइड कर पाऊँ, एट द एंड उनका रिव्यू पॉजिटिव हो, इस तरह से मैं सर्विसेज दे पाऊँ, और मैं उन मुर्गियों को ना खाऊं, मतलब एक बार मैं नेसेसरी चार्जेस लेके ना कमाऊं, वो और रेफरेंस दें, वो रिपीटेड बने मेरे पास। दैट इज़ अ सक्सेस फॉर मी इन माई विजन। करेक्ट। बट द वे दैट यू आर डूइंग इट, जैसा आप कर रहे हैं, आई एम श्योर कि जो आप सोच रहे हैं वो बहुत दूर है नहीं उस चीज़ से, वो ऑलरेडी हो रहा है, बस आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मी एज एन इंडिविजुअल, मेरे जुड़ने का सिर्फ एक ही रीज़न था, वो कोटेशन, वो बात कि भाई जो है ट्रांसपेरेंसी से है, बंदे को पता रहना चाहिए उसका पैसा जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, कंपनी सेटअप करने में कितना पैसा लगता है, ये डॉक्यूमेंट बनाने का कितना लगता है, तीसरा डॉक्यूमेंट बनाने का कितना लगता है, और मैं कितना बचा रहा हूँ उसमें। तो ये उसको पता रहना चाहिए, सो दैट ही गेट्स मोर कंफर्टेबल। एंड उस दिन से, आई मीन, यू हैव सीन मी, यू नो, लाइक वी टॉक टुगेदर एंड वी एक्सचेंज दिस थिंग ऑल्सो। लाइक अगर मेरे किसी क्लाइंट को किसी रिक्वायरमेंट रहती है किसी भी सर्विस की, देन दे कम टू यू। अच्छा, एक और चीज़, यू काइंड सरप्राइज मी, और रादर मैं बोलूँगा कि आप एक बार, हल्का सा मुझे ऐसा लगा था कि आप सरप्राइज हो गए थे जब हमारी बात चल रही थी वॉइस नोट्स में, और आपने बोला था कि ठीक है भाई ये काम हो जाएगा, अभी मेरे को ये बता दो कि इसमें आपका रेफरल क्या रखना है। एंड देन आई डिनाइड कि भाई मतलब रेफरल तो मुझे समझ में नहीं आ रहा पहली चीज़, और अगर ऐसा कुछ है तो आई एम स्टेइंग अवे फ्रॉम दैट, क्योंकि ऐसा मेरा इंटेंशन जो है, मेरा इंटेंशन ये है कि मेरे क्लाइंट को सिराज भाई सर्विस दे, और अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो वो सोचे कि कौशिक की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, हम लोग को इतना कंफर्टेबल ही रहे। तो मतलब वो क्या एक पॉइंट था आपके साथ में, इफ यू कैन टेल मी। मैं उसमें ये बिलीव रखता हूँ कि कमाओ और कमाने दो। हर इंसान यहाँ पर बटर ब्रेड के लिए आया है, राइट? सही बात। अपना घर बार छोड़ के। तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि अगर कोई रेफर भी करता है तो वो भले ही ना मांगे, बट मैं उसको अपनी तरफ से जो रेफरल रिवॉर्ड के तौर पे मैं उसको प्रोवाइड करूँ। ये इसलिए नहीं कि हाँ उसको कोई लालच देने के लिए, जस्ट एक एप्रिसिएशन के लिए, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। यस, एग्जैक्टली। तो ये रहता है मेरी, क्योंकि थिंकिंग ये कमाओ और कमाने दो, किसी का मतलब ये नहीं सोचो कि सारा के मेरी जेब में आ जाए। सही बात। मतलब ठीक है, अगर आप कमा रहे हो तो उसके नसीब का उसको जा रहा है, और उसके नसीब से मुझे आ रहा है, मतलब। और मैं अगर किसी के नसीब का जरिया बन रहा हूँ, किसी की पॉकेट में अगर मेरे नसीब से, मेरी वजह से 10 दिरहम भी जा रहे हैं, तो मेरे लिए बड़ी, मतलब क्या समझ लें, वो एक मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल बात हो जाएगी। अच्छी बात। तो इसलिए मैंने उस टाइम आपसे पूछा था इस चीज़ का कि आपका। बट ऑन दी अदर हैंड, जब मैंने डिनाई कर दिया कि भाई ऐसा कुछ बात नहीं होने वाला है, व्हाट वाज योर रिएक्शन? बिकॉज लाइक हम लोग कॉल पे थे एंड देन यू वेंट साइलेंट फॉर कपल ऑफ सेकंड्स, तो वो क्या क्या रिएक्शन था? बिकॉज आई कुड नॉट सी यू दैट टाइम। मैंने बस यही सोचा लंबा टिकेगा। भाई जो भी है लंबा टिकने वाला है बंदा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। And that's the reason that you personally, you personally interact with my clients and you personally take care of that. I'm so glad, so thankful. मेरे जितने भी clients ने आपके साथ सर्विस ली है, मतलब उनके आई वुड से, जैसे बचपन में घर में सुनते थे कि भाई उनकी ज़बान नहीं थकती आपकी तारीफ़ करते हुए, वैसा उन लोगों ने मेरे को रिएक्शन दिया है कि नहीं कौशिक बहुत ज़बरदस्त। एंड देन जितने भी ग्रुप्स बने हैं आज तक सेम है, मतलब ऐसा नहीं कि काम ख़त्म, ग्रुप ख़त्म, बंदा ख़त्म, नहीं, नॉट लाइक दैट। अगर कल कुछ भी काम रहेगा तो प्रॉब्ली दे विल डायरेक्टली कनेक्ट विद यू फॉर द लीगल वर्क्स इन दुबई। दे वर वेरी प्रोफेशनल पीपल्स, सो दैट्स द बिग रीज़न कि वो उन्होंने मेरे को भी समझा और मैंने उनको समझा, और बेस्ट से बेस्ट मैं उनको डिलीवर कर सका। वेल, सबसे अच्छा काम भी लाइफ में तभी आपका बनता है जब आप रिक्वायरमेंट समझे, और रिक्वायरमेंट जिसके पास है वो बंदा आपको समझ जाए, आपके टैलेंट को समझ जाए, तो दैट गेट्स द बेस्ट। एग्जैक्टली। सो ये सब तो हो गया चलो मेरे बारे में, वो तो अभी डिस्कस होता रहेगा। अभी कुछ सवाल मेरे माइंड में भी, जब आपने मुझे इन्वाइट किया तो मैं भी अपने माइंड में सोच कर आया हूँ जो मैंने आपसे पूछने हैं। जी। आप यहाँ पर एक लंबे टाइम से रियल एस्टेट में हैं, करेक्ट, मोर देन आप समझ लें कि 15 ईयर्स। आपके माइंड में ये कंटेंट क्रिएशन का एग्जैक्ट आइडिया कहाँ से आया कि आपको इस तरह से स्टार्ट कर? क्योंकि मैं आपकी प्रोफाइल पे गया हूँ और मैंने स्टार्टिंग की वीडियोस भी देखी हैं, अराउंड 2022 के आसपास। उन वीडियोस में कुछ और था, मिस्टर कौशिक अब न्यू वीडियो में कुछ और है। तो मतलब ये एक्चुअल में कहाँ से एक वो बना है? मैं बहुत सिंप्लीफाई करूँगा आपके लिए इस चीज़ को। जब मैंने स्टार्टिंग की थी वीडियोस बनाने की, तो इट वाज नॉट कि हर दिन वीडियो बनेगा, ना इंटेंशन वो था कि किसी को इन्फॉर्मेशन दिए। इंटेंट था एडवर्टाइजमेंट बनाना है, मेटा पे चलाना है, लीड कलेक्शन करना है और प्रॉपर्टीज बेचना है। ये इंटेंट था बैक इन 2021-22, ठीक है। उसके बीच में लंबा पॉज रहा क्योंकि आई वाज बिजी विद अनदर थिंग्स, कंपनी सेटअप, ये वो, मैं भी एक पार्टनरशिप में था। तो उसके बाद जब रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया, तो मेरे एक दोस्त हैं,
परविंदर भाई, ही इज़ फ्रॉम गुड़गांव। तो हम लोग कभी भी बैठते थे तो ही यूज टू सी मी वॉचिंग वीडियोस, दुबई रियल एस्टेट से रिलेटेड वीडियोस देख रहा हूँ मैं, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो दुबई के मार्केट से रिलेटेड वीडियोस देख रहा हूँ। तो देन एंड ही इज़ अ इंस्टाग्रामर, ही इज़ ऑन यूट्यूब, ही गिव्स ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। उनकी प्रॉपर्टी का, उनकी कंपनी का नाम भी ऑथेंटिक प्रॉपर्टीज़ है। परफेक्ट। तो उन्होंने मेरे को थोड़ा सा पुश किया कि पूरा दिन जब भी मीटिंग टू मीटिंग फ्री होते हो, क्योंकि जब भी वो आते हैं तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम मेरे साथ ही गुजरता है। तो मीटिंग टू मीटिंग अगर जा रहे हैं, रास्ते में है, तो ऑल आई डू इज मार्केट के बारे में रिसर्च करते रहता हूँ। एंड ड्राइव करते में सबसे बेस्ट आप ये चीज़ कर सकते हो कि या तो किसी का पॉडकास्ट चला लो, या तो कोई इन्फॉर्मेशन बांट रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन सुन लो। तो उन्होंने बोला कि 15 साल रहने के बाद डू यू रियली थिंक कि तुमको इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है किसी से, और वेबसाइट्स आर नॉट इनफ फॉर यू? मैंने बोला नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बट रिफाइन करना तो रहता ही है, नया नया तरीका सीखने मिलता है, हर आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू जानने का मौका मिलता है। तो उन्होंने बोला कि अगर इतना ही शौक है पॉइंट ऑफ व्यू का, तो पॉइंट ऑफ व्यू खुद का ही बना लो ना भाई। मैं बोला यार ये तो सोचा नहीं मैंने कभी। देन ही सेड ओके ठीक है। फिर हम वी हेड फॉर अ मीटिंग। आफ्टर दैट हम लोगों ने एक जगह स्टॉप किया, उन्होंने मेरे को पुश किया कि स्टार्ट करते हैं। तो मैंने भी फुल कॉन्फिडेंस से बोल दिया हाँ हाँ स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी अपनी जो है सेक्रेटरी को फ़ोन कर देता हूँ और वो स्क्रिप्ट बना लेगी, ऐसा कर देगी, वैसा कर देगी। नहीं, स्टार्टेड स्माइलिंग। बोलता है भाई स्क्रिप्ट बना लेगी तो क्या मूवी लिखना है तुमको? मैंने कहा नहीं। तो बोलते रियल एस्टेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना है ना। तुम जो ये ट्रांजैक्शंस ट्रैक करते हो, जो रोज स्टोरी पे डालते हो, पोस्ट डालते हो, यही बता दो लोगों को अपने फेस से, अब अपने मतलब अपनी ज़बान से यही बता दो। मैं बोला हाँ ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा एक सेटअप बनाते हैं, ऑफिस जाता हूँ, कैमरा सेटअप करता हूँ। बोलता भाई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ला तेरा फ़ोन दे। वहीं पे पकड़ा, पार्किंग में खड़े होके पहला वीडियो आप जाके देखोगे ना, वहीं पे मैंने लिखा, और मैंने लिखा भी कुछ नहीं था। मैंने वो जो ट्रांजैक्शंस का स्क्रीनशॉट था वो हाथ में लिया और मैंने वो पढ़ दिया बस ऐसे ही। एंड ही सेड गुड, पोस्ट करते हैं अब इसको। मैंने अरे भाई रुको, ये तो टेस्ट था। बोलते नहीं टेस्ट नहीं था, ये टेस्ट तुम्हारा था कि यू कैन डू इट और नॉट। एंड ही मेड इट लाइव। एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड फ्रॉम वन एंड आई डोंट इवन नो व्हेन आई एंडेड अप मेकिंग 100 वीडियोस। और लोगों का अगेन बहुत सपोर्ट मिला। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाद में मैसेजेस किए कि भाई 100 डेज के बाद वीडियोस क्यों बंद हो गए, क्योंकि मेरे एक्चुअली में तो कुछ ट्रांजेक्शन्स थे, कुछ चीज़ें थी जिनमें मैं अटका हुआ था। तो मैं आई टुक अ ब्रेक ऑफ 2 वीक्स। तो एंड दे स्टार्टेड एडवाइजिंग कि भाई इतना अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो यू नो लाइक पेज का रीच डाउन हो जाएगा। माई ऑडियंस इज टेलिंग मी दिस एंड हम तो वी आर मिसिंग यू ऑन पुराने वीडियोस जाके देख रहे हैं। मैंने कहा यार आप तो एकदम सेलिब्रिटी फील दे रहे हो मेरे को। तो दैट वाज द थिंग। एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड मेकिंग पीपल स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग यार इट इज़ वेरी हेल्पफुल। बहुत सारी चीज़ों की ऐसी टर्म्स थी जिनके बारे में बताया, जिनके बारे में लोगों को आइडिया नहीं था। तो वहाँ पे लोगों ने समझा, सीखा, कमेंट किए, शेयर्स भी किए। कोई वीडियो मेरी मतलब हाईएस्ट रीच्ड वीडियो जो थी वो एक इट वाज रिलेटेड टू सेल ऑफ रियल एस्टेट, बट वो मेरे से नहीं खरीद सकते थे। तो इट वाज मोर ऑफ अ टोकनाइजेशन थिंग। तो गवर्नमेंट ने कुछ नया एक इनिशिएटिव लिया था जहाँ पे आप 200 दिरहम से लेके भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो सेम लाइक आई थिंक स्टेक और समथिंग। हाँ, स्टेक इज एंटायरली डिफरेंट, बट ये जो प्रेपको मिंट है ये डीएलडी खुद ही फंक्शन कर रहा है इस चीज़ को। तो एज लो एज 200 दिरहम से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। तो वो उसके बारे में मैंने इलेबोरेट करके बताया लोगों को। नाउ पीपल स्टार्टेड शेयरिंग इट। कम से कम 2-3 हज़ार शेयर आ गए उस वीडियो पे। एंड देन आई वाज क्वाइट हैप्पी कि चलो भाई आई एम एडिंग ऑन अ लिटिल वैल्यू टू समबडीज लाइफ। तो दैट्स हाउ इट इज गोइंग। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दैट आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। तो देन आई गॉट एन आइडिया कि भाई मैं सब लोगों को प्रोफाइल भेज रहा हूँ सिराज भाई की। ऑल माई क्लाइंट्स हम टेलिंग कि अगर सर्विस चाहिए तो मेरे को बताना भाई, आई हैव अ जेम ऑफ अ पर्सन। मैंने बोला भाई पॉडकास्ट ही क्यों नहीं करते, लेट्स टॉक अबाउट दिस। क्योंकि आई डिडंट प्लान दिस पॉडकास्ट कि हम लोग इससे बिजनेस निकाल लेंगे, बट आई वॉन्टेड पीपल टू फील कि यार ऐसा नहीं है कि जिसको आप बचपन से जानते हो, पर्सनली जानते हो, या किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ उसी पे आप भरोसा कर सकते हो। यू नो यू मीट पीपल इन लाइफ कि जहाँ पे योर वाइब मैचेस। एंड आप एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रन कर रहे हो, आप भी पैसा कमाते हो, मैं भी पैसा कमाता हूँ, बट तरीका थोड़ा सा एक रीजनेबल है कि कहीं पे अगर हमको मौका मिल रहा है, फीस है 100 दिरहम और 1000 कमाने का मौका मिल रहा है, then we stop ourselves 200 thinking that यार this is more than enough. So that's about it. एग्जैक्टली इसी वजह से मैं भी हमेशा अपने क्लाइंट्स को और अपने वीडियोस में ही बोलता हूँ कि मैं कोई साधु नहीं हूँ। अगर मैं खुद को बोलूँ कि या कि मैं साधु हूँ और मैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट करूँ, हर कोई ब्रेड बटर के लिए ही अपना आया होता है यहाँ पर, और कुछ भी अगर करता है अपनी लाइफ में इनिशिएट। बट ये है कि हाँ, हमारी प्रायोरिटी में फ़र्क है। लोगों की प्रायोरिटी अपने धंधे को ऊपर उठाना
लोगों को मतलब उसमें जो है जो एक बार आया है, निकाल लो जो इससे निकाल सकते हो, आगे हाथ लगेगा नहीं लगेगा पता नहीं। एग्जैक्टली इवन के मेरे जो अपने लोग हैं जिनको मैं पहले से जानता हूँ उनका भी यही है, आज भी वो लोग यही बोलते हैं बिजनेस सेटअप में एक बार क्लाइंट आता है बस, करेक्ट। दोबारा नहीं आता। मैं बोलता हूँ ओके ओके मैं ठीक हूँ, मतलब मैं उनसे बहस नहीं करता, बट मैं अपने दिल में सोच के खुश होता हूँ कि हाँ ओके या यू आर राइट क्योंकि मुझे पता है, देखो अपने अपने नज़रिए की बात होती है। Correct. मेरा नज़रिया एकदम सिंपल है, एकदम देसी भाषा में अगर मैं बोलूँ कि ग्राहक का सोचो पहले। अगर ग्राहक का आप सोचोगे तो बिजनेस तो आपके पास खुद ब खुद चल के आएगा और ब्रांड बन जाओगे एक दिन। Correct. तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब बिजनेस सेटअप में लोग बोलते हैं कि यार दूसरों का ऑफिस सेटअप करके दे रहे हैं, बिजनेस सेटअप, खुद का ऑफिस नहीं है, सेटअप नहीं है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि कितनी सारी रिचेस्ट कंपनियां, अभी कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड की है कुछ दिन पहले, कि कितनी सारी रिचेस्ट ब्रांड हैं जिनका खुद का कुछ नहीं है और वो मतलब एक ब्रांड बनी हुई है। अमेजोन ग्लोबल ब्रांड, इन्वेंट्री खुद की तो नहीं है ना, करेक्ट, बेच रही है। सही बात। उबर गाड़ी खुद की तो नहीं है ना, चल रही है, सही ब्रांड है ना। गाड़ी वाले से ज्यादा उबर पे भरोसा कर रहा है बंदा। Absolutely. तो यही चीज है, सर्विस बेस्ड यही चीज है कि भाई आपने एक कंपनी सेटअप करनी है क्लाइंट की, उसका जो ट्रेड लाइसेंस है वो अपने ऑफिस के, आप समझ लें कि कॉफी मशीन से कुक करके तो नहीं देना ना, करेक्ट, डिपार्टमेंट से प्रोसेस करके देना। गवर्नमेंट यू आर जस्ट मतलब कि बिटवीन गवर्नमेंट एंड द क्लाइंट, आपकी जो एक्सपर्टीज है वो एक ब्रिज का काम कर रही है। एब्सोल्युटली। क्योंकि क्लाइंट अगर खुद जाएगा कर सकता है, क्लाइंट खुद से भी कर सकता है, लेकिन मसला ये है उसको टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लगता है, वेस्टिंग ऑफ मनी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसको तरीका पता नहीं होता, वो कुछ ना कुछ मतलब ट्रैक से अगर भटका समझ लें, फिर उसमें एक्सपेंस अच्छे खासे आ जाते हैं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि कंपनी सेटअप करना इज लाइक अ जस्ट एक केक के पीस को कट करना, लेकिन अगर उसी बीच छोटी सी मिस्टेक, 100 दिरहम की मिस्टेक, कंपनी सेटअप होने के बाद उसको मॉडिफाई करना, वो 1000 दिरहम का चूना लगता है। मैंने फेस किया। हाँ, चूना कह लें या इसको हम चूना वर्ड यूज ना करें तो मतलब एक लॉस हाँ, इट्स अ मॉनेटरी लॉस। और मैंने फिजिकली फील किया है, क्योंकि द कंपनी दैट आई एम रनिंग राइट नाउ, किशोर रियल एस्टेट, आई डिड नॉट स्टार्ट दिस, आई एम नॉट अ फाउंडर ऑफ दिस, आई परचेज दिस कंपनी, अ रनिंग कंपनी फ्रॉम समबडी, ठीक है। अब जो जो डॉक्यूमेंट बनता गया, जिसने वो बनाया, वहीं पे एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल एड्रेस अलग लिख दिया उन लोगों ने, जिसने भी किया। मान लीजिए एक काम किसी से कराया, दूसरा किसी और से कराया। लास्ट में जब सारी चीजें सेग्रीगेट करनी पड़ी, जहां पे भी मुझे ये चेंज करना था कि मोबाइल नंबर चेंज करना हो या ईमेल एड्रेस चेंज करना हो, इट वाज आई थिंक 150 दिरहम्स ऑन पर डॉक्यूमेंट। हर डॉक्यूमेंट में 150 दिरहम्स का मेरे को लॉस हुआ, क्योंकि किसी ने अपना नंबर डाल दिया, किसी ने पुराना नंबर डाल दिया, तो दे डिड नॉट आस्क। वो आपने खुद से किया या किसी से करवाया? करवाया था। करवाया, उसमें भी आपको छूने लग गया। गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन सेंटर की फीस में 115 दिरहम होती है। Okay. तो हर डॉक्यूमेंट में आपने मतलब कुछ एक्स्ट्रा दिया, ठीक है, उसने अपने अगर सर्विस फी बोल के ली तो एक अलग बात है, बट अगर उसने आपको ये बोल के किया कि ये गवर्नमेंट फी है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे आपने 10 डॉक्यूमेंट्स भी किए होंगे तो 50 दिरहम के हिसाब से भी अगर 40 डॉक्यूमेंट थे, हाँ 4-5 थे तब तो ठीक है। मतलब बंदा देखें, अब यही चीज है ना, अगर वो बोल के कमा ले तो कितनी अच्छी बात हो जाती है ना, कि भाई ये मेरी सर्विस फी है और ये गवर्नमेंट की फी है, गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन सेंटर की फी है। करेक्ट। ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं जिस पर बंदा फोकस नहीं करता, सोचता है चलना है चलने दो भाई, अपनी जेब बढ़ती रहे, ऐसा नहीं होता। लॉन्ग टर्म हमेशा विजन रखो, लंबी रेस का घोड़ा बनने की कोशिश करो हमेशा अपने सेगमेंट में, अपने फील्ड में, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म चलोगे तो जल्दी देखो कितने सोशल मीडिया पे अभी जो कंटेंट क्रिएशन की बात आपने पूछी थी, बिजनेस सेटअप में भी कितने आए कितने चले गए। एब्सोल्युटली। तो यहाँ पर वो नहीं जीतेगा जो तेज दौड़ेगा, जीतेगा वो जो लंबा दौड़ेगा। लंबा दौड़ना, कंसिस्टेंसी। एग्जैक्टली। अच्छा, कंसिस्टेंसी से मुझे याद आया, इतना कंसिस्टेंट कैसे हो भाई आप सोशल मीडिया पे? मतलब मैंने तो वो 100 डेज का एज अ टास्क लिया था, ठीक है, टास्क हो गया कंप्लीट, आई फेल्ट वेरी हैप्पी कि चलो 100 डेज हो गए। उसके बाद में मतलब एक हफ्ता आई डिड नॉट डू नथिंग, आई वॉज बिजी विद अदर थिंग्स। एक हफ्ते बाद आई स्टार्टेड गेटिंग स्कैर्ड फ्रॉम द कैमरा, यार अभी वापस से कैमरा के सामने बैठो, वापस से बोलो, वापस से सारी न्यूज़ खोजो। हाउ आर यू सो कंसिस्टेंट भाई? आई सी योर वीडियोज लाइक एटलीस्ट 3 to 4 वीडियोज अ वीक यू आर डूइंग, राइट? मिनिमम। एग्जैक्टली, आई एम ट्राइंग 1 वीडियो एवरी डे, बट अब कभी कभी काम की वजह से क्या होता है कि बीच में एक दिन का गैप हो जाता है। अब जो कंटेंट क्रिएशन का काम है, एक्चुअली मैं इसका कीड़ा हूँ। आप मुझे एक पैसा भी नहीं दोगे, आप मुझे 1 रुपये का भी लालच नहीं है, फिर भी मैं कंटेंट क्रिएशन करूँगा। और यहाँ तो कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ मैं लोगों के लिए कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारी प्रायोरिटी देखो, नजरिया काम सब वही कर रहे हैं, बिजनेस सेटअप बता भी रहे हैं, लोग हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। करेक्ट।
लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं, हमसे अच्छा काम कर रहे हैं, बट यहाँ पे सारा गेम प्रियोरिटी का है। हमारे लिए फर्स्ट प्रियोरिटी हमारा कस्टमर, हमारा क्लाइंट और हमारा ग्राहक है। करेक्ट। हमने किसी को नीचे दिखाने से बेहतर हमारा फोकस है कि भाई हम खुद क्या बेस्ट दे सकते हैं अपने क्लाइंट को, उस पर फोकस किया है। वेरी गुड अप्रोच, वेरी गुड। तो भाई मैं एक सवाल आपसे ये पूछूंगा कि ठीक है, मेरे पास बिजनेस सेटअप के आते हैं क्लाइंट, फॉर श्योर होते हैं, तो अब उनको एक ऐसा पर्सनैलिटी या एक ऐसा बंदा चाहिए लाइक यू फॉर रियल एस्टेट। अब ये बात मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ, हालांकि मैं अगर इसमें कमाना चाहूँ उनसे, तो मैं इस तरीके से कमा सकता हूँ कि आपको तो दिखने भी नहीं दूंगा आसपास, और वो मुझसे कांटेक्ट करेगा, मैं बीच में रहूंगा एज अ मिडिल मैन, और मैं आपके साथ कांटेक्ट करके, मतलब डायरेक्ट होता है ना कि कमीशन बेस्ड वर्क में क्या होता है कि कनेक्शन का ही होता है ना सब कुछ। अगर बंदा डायरेक्ट हो गया तो आपका क्या गेम, बट फिर भी मैं स्टिल आपसे पूछूंगा क्योंकि मेरे लिए मेरी प्रियोरिटी फर्स्ट मेरे क्लाइंट हैं, तो इसीलिए मैं अपनी प्रियोरिटी बाद में रखता हूँ। लेट सपोज कोई भी क्लाइंट मेरा जिसको रिक्वायरमेंट है यहाँ पे अपना घर खरीदने की या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की, तो देखें ना तो मैं परसेंटेज ऑफ कमीशन या किसी भी चीज़ पे मैं आपको कंप्रोमाइज़ करने को नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं खुद भी अगर सर्विस फी चार्ज करता हूँ बिजनेस सेटअप में, तो मैं उसमें कंजूसी नहीं करता, बट अपनी तरफ से बेस्ट सर्विसेज देने में भी कंजूसी नहीं करता। क्योंकि वो नहीं कि मार्केट में अगर 1000 दिरहम में सर्विस फी लेके कोई कंपनी सेटअप कर रहा है, लोग मुझसे बोलेंगे सर भाई आप 3000 क्यों ले रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ देखो मार्केट में लोग 10,000 दिरहम भी ले रहे हैं सर्विस फी। भाई जितना कंपनी सेटअप करने का कॉस्ट है, आई हैड अ फ्रेंड फ्रॉम दिल्ली, उसने यहाँ से कोटेशन मंगा के भेजी, कंपनी सेटअप करने का कोटेशन 74,000 दिरहम्स का था। 30,000 दिरहम मैक्सिमम लगता है कंपनी सेटअप करने में, उस बंदे ने 35,000 और उसके ऊपर ऐड करे थे, तो जितने का लाइसेंस नहीं है उससे ज्यादा की फी लगा रखी। बिजनेस एक्टिविटी क्या थी, आपको कोई आइडिया है उसका? बिजनेस ट्रेडिंग, जनरल ट्रेडिंग, हाँ 30 या 35 तक आएगा। तो जितने का लाइसेंस है उतना उसने सर्विस फी लगा रखा था, तो आप ये तो छोड़ ही दो कि कहाँ कितना पैसा ले लेते हैं लोग। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप उनको क्या प्रायोरिटी देंगे, बेस्ट सर्विसेज में क्या बेस्ट देंगे? सर मेरा जो एक मोटिव रहता है ना किसी भी क्लाइंट को डील करने के पीछे, पहली चीज जो मैंने पिछले 15 साल में हर मीटिंग के अंदर की है, चाहे वो इन्वेस्टर हो या वो एंड यूजर हो, दैट इज एक्सप्लेनिंग दुबई का मैप। जब तक आप शहर को जानोगे नहीं ना, तब तक आपको फील नहीं आएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो पहले तो मैं ज्योग्राफी समझाता हूँ दुबई की, कि ये हो गया आपका बीच साइड, ये हो गया आपका सेंट्रल एरिया विच इज शेख जायद रोड, उसके बाद में सो ऑन चल रहा है शहर, बढ़ रहा है और बढ़ता जा रहा है, इन फ्यूचर बढ़ेगा भी। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हुआ? स्टार्ट देरा और बर दुबई से हुआ, उसके बाद में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आया, फिर डाउनटाउन बना, साइमल्टेनियसली मरीना बना, और अभी दुबई साउथ की तरफ फोकस है। तो हर आदमी का अपनी लाइफ जीने का एक तरीका है, सबको अपनी प्रायोरिटीज पता है कि मुझे डन सिटी, मतलब जो शहर बन चुका है वहाँ कुछ खरीदना है, या मुझे जो डेवलपिंग है वहाँ खरीदना है, ये जो न्यू लोकेशन आनी है वहाँ खरीदना। सबका अपना अपना प्रोस्पेक्टिव रहता है, गलत कोई नहीं होता है उसमें। मैं अपनी एक्सपर्ट एडवाइस दे के जो बेहतर से बेहतर डेवलपर का मैं प्रॉपर्टी उनको दे सकता हूँ, वो बेहतर से बेहतर मैं देता हूँ। दूसरी चीज़, मेरा काम सेल कंप्लीट करने के बाद ख़त्म नहीं होता है, मेरा काम वहाँ से शुरू होता है। क्योंकि किसी ने 20% दे के 4% दे के डीएलडी रजिस्टर करा लिया अपना यूनिट, दुबई लैंड डिपार्टमेंट का फी दे के, वहाँ काम खत्म नहीं है। वहाँ उसके बाद तो उसकी आफ्टर सेल सर्विस शुरू होती है, जैसे कि पेमेंट्स के रिमाइंडर, बहुत छोटी सी चीज़ है, बट आई पर्सनली टेक केयर ऑफ दैट। एंड अगर किसी के साथ मैंने किया है तो आप आके कमेंट कर सकते हो कि येस यू हैव डन इट। दूसरी चीज़, डॉक्यूमेंटेशन, आपका डॉक्यूमेंटेशन, अच्छा अभी तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया है सब कुछ, बट 1-2 साल पहले तक SPA आपका कुरियर होना है, किसी एक्स कंट्री में जाना है, क्योंकि सारे क्लाइंट्स जो हैं यहाँ से नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइंट्स जो मेरे पास हैं वो ओवरसीज हैं। बाद में जरूर वो यहाँ के रेजिडेंट होंगे, बट दे स्टार्टेड एज ओवरसीज, तो दे नो व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज आई हैव डन। डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखना होगा एक एक चीज़ का, लाइक इफ दे हैव, फॉर दैट मैटर, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद किसी ने मेरे को आगे पूछा मेरे को विल बनाना है, देन आई फाउंड यू, मुझे कंपनी सेटअप करना है, आई फाउंड यू। तो सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जितने सोर्सेज भी हैं वो भी इतने ही ओपन एंड ट्रांसपेरेंट हैं कि यू कैन, देयर इज नथिंग हिडन, बेसिकली माय वर्क इज एन ओपन बुक। आप जो पेज नंबर खोल के पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। कभी कभी क्लाइंट मेरे से पूछ लेता व्हाट इज द कमीशन परसेंटेज दैट यू गेट, आई डू नॉट हेजिटेट टू टेल देम। अगर ये 2% है 2 बोलता हूँ, 3 है 3 बोलता हूँ, 4 है 4 बोल देता हूँ। भाई दैट इज नॉट अप टू मी एंड अप टू यू टू डिसाइड, दैट इज अपॉन द गवर्नमेंट टू डिसाइड। वी लेफ्ट इट ऑन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को लगता है कि मैं आई डिजर्व 4%, 3%, 2%, दे आर पेइंग मी, नॉट अ प्रॉब्लम, एवरीबडी इज फॉलोइंग इट। तो ऐसा क्या हम करें जिससे
अगर मेरे देखने वाले या मुझे चाहने वाले आपके पास अगर किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए आते हैं तो आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ताकि आपको पता लग सके कि भाई ये इनको एक अलग ही कॉलम में रखना है, मतलब ये सिराज बिजनेस एक्सपर्ट से बिलोंग करते हैं और इनको इस तरह से सर्विस प्रोवाइड करनी है। मतलब आई नो यू आर प्रोवाइडिंग योर बेस्ट इन एवरी वे, नॉट इन वन कॉलम, बट मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है, जो मेरे लोग हैं, उनको आप एक अलग ही कॉलम में रखें। एब्सोल्युटली, एंड आई हैव अ प्लान फॉर दैट। मैं ओपन एयर पे बोल रहा हूँ कि आपका जो ऑडियंस है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए वो डायरेक्ट आना चाहे, मोर देन वेलकम। नाम ले लेंगे तो भी आई विल कीप देम सेपरेट, बट आई वुड रिक्वेस्ट देम to drop in a message to you so that you can send it to me and we can keep a track of that. No, actually I cannot take that much headache. मैंने भी अपना रियल एस्टेट की ठीक है भाई, मेरे से बात कर लो, मेरा नंबर अवेलेबल है, मेरे से बात कर लो, जस्ट नाम ले दो कि भाई सिराज बिजनेस एक्सपर्ट के पेज से आपका कंटेंट देखा, वहां से मैं आया हूँ, एंड देन आई मीन एवरी क्लाइंट इज माय प्रायोरिटी। Exactly. They will mention only Siraj Business Expert. Then you can understand. हाँ, because मैं इतनी हेडेक नहीं लेता। Rest I will take care. मैंने अपनी कंसल्टेंसी फर्म में रियल एस्टेट कंसल्टेंसी की एक्टिविटी ऐड की थी। आपने बताया था, दिसंबर की बात है, मैंने वीडियोस भी बनाई। How is it going though? मैंने वहीं स्टॉप कर दिया। मैंने बोला भाई देखो यहाँ हर धंधे में नाक नहीं डालने का अपने, जिसमें आपको दिख रहा है यहाँ उससे भी पैसा आ रहा है तो उसमें भी हाथ डाल दिया, उसमें पैसा आ रहा है उसमें नहीं। भाई ये बिजनेस सेटअप जिसमें हो ना उसमें ही फोकस कर लो। एक ही ट्रेड पकड़ के चलना पड़ेगा। बिजनेस सेटअप इतना बड़ा समंदर है जिसमें अभी तक हम एक फीट भी अंदर नहीं गए। अभी इसमें बहुत कुछ, इसमें तो तैरना बाकी है। तो इसलिए भाई एक पे फोकस काफी है। मेरे को नहीं पैसे के पीछे भागना, मुझे मेरी एक्सपर्टीज गेन करनी है, दैट्स इट। वेल, स्टार्टिंग ऑफ माय करियर ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ था और दिमाग में आइडियाज आए थे, ठीक है। जैसे मैं रियल एस्टेट करता था तो लोग बोलते थे अरे हमारा ये काम करा दो, हमारा वो काम करा दो। मैं यार इतना सब काम कराते हैं लोगों का, लेट्स स्टार्ट चार्जिंग देम। फिर लगा कि भाई एक बार किसी से चार्ज कर लिया, सेकंड टाइम तो वो हक से काम करवाएगा, फिर तुम्हारी अवेलेबिलिटी का ख्याल नहीं करेगा कि तुम क्लाइंट के साथ हो या एक्स पर्सन के साथ हो या वाई पर्सन के साथ हो। देन आई थॉट कि यार एक बार ट्राई भी किया वो, एंड देन इट वेंट। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, एंड ट्रस्ट मी, इवन ऑफ कैमरा ऑल्सो आई विल नॉट इवन टच माई फोन, ठीक है। आई विल नॉट इवन लुक एट इट कि कौन मैसेज कर रहा है, क्या कर रहा है, बिकॉज दिस इज माई प्रायोरिटी राइट नाउ। when I'm with client and I'm explaining the properties, trust me, I do not explain on my phone, I explain it on my laptop, और मैं फोन साइड रख देता हूँ। एज लॉन्ग एज किसी का 2-3 बार कॉल नहीं आया, इफ देर इज एन इमरजेंसी आई एम अवेलेबल, एंड वो अंडरस्टैंडेबल है सामने वाले को। बट हर मैसेज का रिप्लाई करना आई डोंट थिंक इट इज नेसेसरी। सोशल मीडिया से मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर ऑडियंस टाइम पास वाली भी आती है। मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन फिलहाल जो मैंने अपना एक एक्सेल शीट में फार्मूला लगाया है कि अगर कोई भी मुझसे बोलता है, देखें अगर तो किसी ने मिलने को नहीं बोला तो बात ही खत्म, फिर उसका सीधा सीधा काम हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स आ गए, गवर्नमेंट की फी गवर्नमेंट को चली गई, सर्विस फी मुझे आ गई, काम खत्म। लेकिन जो स्पेशली बोलते हैं कि नहीं पहले मिलना है, आपको देखना है या कुछ वैसे, मैं सीधे बोलता हूँ भाई मेरी एक ये अपॉइंटमेंट फी है जो कि मैं आपसे अननेसेसरी चार्ज नहीं करूंगा। कल को मैंने भी मुंह दिखाना भाई ऊपर जाके, अगर 1 दिरहम भी लूंगा कहाँ से हिसाब किताब दूंगा, यहाँ तो दे भी दूंगा कर्जा। तो मैंने ये बोला कि भाई आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद अगर आप मेरी सर्विसेज लेते हैं तो मुझे टोटल सर्विस फी है कंपनी से उसमें एडजस्ट हो जाएगा। हाँ। तो इसमें ये हुआ कि ना आपके पास से एडिशनल कोई भी पैसा गया और मेरे टाइम की भी, मतलब जाहिर जो बंदा सीरियस होगा ना वही तो पे करेगा। अब 250 दिरहम है, अगर जो सीरियस बंदा नहीं होगा तो 50 दिरहम भी नहीं देगा। 250 की बात तो बड़ी बात है। तो ये चीज़ है। बहुत अच्छा आइडिया दिया है आपने मेरे को। जब मैं आपके जितना फेमस हो जाऊंगा आई विल स्टार्ट टू डू दैट, क्योंकि मैंने रिसेंटली एक्सपीरियंस किया है ये। एक भाई साहब थे, उन्होंने मुझे मिलने बुलाया, 8 मिलियन 10 मिलियन 15 मिलियन की प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है। मैं गया पर्सनली, ठीक है चलो मिल लेते हैं। वहाँ गया, उन्होंने अपने भतीजे को बिठा के रखा हुआ था साइड में। बोले भाई इनका काम लगवाना है और आपके साथ काम करना है, तो इन्हें वीज़ा दो, इनकी महीने की तनख्वाह रखो, और बाकी प्रॉपर्टी की बात है तो वो अगली विजिट में मैं देखता हूँ, 2 महीने बाद वापस आ रहा हूँ। मैं बोला भाई साहब आपका बंदा है, वीज़ा मैं लगाऊं, सैलरी मैं दूं, अच्छा कहाँ से आया है, सो एंड सो कंट्री से आया, क्या जानते हैं रियल एस्टेट के बारे में, नहीं वही तो सिखाओगे ना आप एक्सपर्ट हो ना। मैं बोला भाई गोद दे के जा रहे हो क्या बच्चा मुझे आप अपना। तो मैं जिस दिन आपके जितना फेमस हो गया मैं भी रखूंगा भाई अपॉइंटमेंट फी नहीं टू फिल्टर पीपल। भाई मैं अपने आप को सेलिब्रिटी नहीं मानता, मैं अपने आप को सर्विस प्रोवाइडर मानता हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं उसमें एक बताने वाला था आपको, जो आपने मिलियंस की बातें की, मिलियंस वाले मेरे पास भी बहुत आते हैं, इतना मिलियन है उतना मिलियन है। मैं भाई सीधी एक बात बोलता हूँ भाई, आई अप्रिशिएट योर मिलियंस जो आपने बनाए हैं,
बट आप अपने मिलियंस को थोड़ा साइड रखो। अभी बात आप मेरी सर्विसेज पे कर लो जो आपको मुझसे रिक्वायर्ड है। वो क्या करोगे आप, चल के एक फैक्ट्री लगाओगे, गोल्ड की माइंस बनाएंगे या फिर गोल्ड फैक्ट्री, वो एक अलग की बात है। करेक्ट। बट अभी जो प्रेजेंट है उस पर फोकस कर लो। और मिलियंस का मुझे बिजनेस मत दो भाई, ख्वाबों में कि हाँ मैं तुम्हें इतने मिलियन का बिजनेस दूंगा, उतने मिलियन। अभी जो सर्विस दी है उसके सर्विस फी निकाल के दे दो। आज का हिसाब आज कर दो, बाकी फ्यूचर में भी ऐसी सर्विस मिलेगी और ऐसा ही आगे होने वाला है। बिल्कुल। और अभी गोद लेने से भी मुझे एक बात याद आई, अभी मैंने एक न्यू थिंग ऐड की है अपने काम में कि एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ, तो मुझे टेंशन नहीं है अपना ऑफिस वगैरह संभालने की, तो मैं अपने क्लाइंट्स की कंपनियां गोद लूंगा। कैसे? हाँ, ग्रेट। मैं This is something new. मैं ज्यादा कंपनीज गोद नहीं लूंगा, मैं सिर्फ 20 कंपनीज को ये चांस दूंगा। मैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा कॉन्ट्रैक्ट बेस। Okay. फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसने अपनी आगे प्लान है उसका कि उसने एक साल में 50 या 100 एम्प्लॉय हायर करने हैं। करेक्ट। तो अब लेट सपोज हम क्या करते हैं, अगर किसी एम्प्लॉय का वीजा प्रोसेस करके देते हैं तो गवर्नमेंट फी सारा क्लाइंट पे कर देता है उसके कार्ड से। Correct. हम पर वीजा पे अपनी सर्विस फी लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। करेक्ट। लाइक 500 दिरहम फॉर एग्जांपल। तो Reasonable. अगर 100 वीजा अगर वो लगाएंगे, 500 मल्टीप्लाई बाय 100, इट मीन वो 50,000 दिरहम पे करेंगे, मतलब 50,000 दिरहम, 50। तो उससे बेहतर मैंने एक तरीका निकाला है कि हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होगा ईयरली, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, और मैं ईयरली उनसे एक अमाउंट रखूंगा, लाइक 15,000 दिरहम, 18,000 दिरहम या 12,000 दिरहम, डिपेंड ऑन देयर कैपेबिलिटी। Okay. या उनके मतलब जो बिजनेस है, मतलब पोटेंशियल। उसके बाद हम 2 पेमेंट ऑप्शन रखेंगे। एक तो वन टाइम पेमेंट, अगर वन टाइम वो पेमेंट करेंगे तो उनको कुछ डिस्काउंट और देंगे। Great. अगर मंथली करेंगे वो, देन ऑल्सो एक्सेप्टेबल, वो मंथली उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, मंथली वो पे करेंगे। हम उसमें उनकी कंपनीज को गोद ले लेंगे डॉक्यूमेंटेशन बिहाफ पे। Okay. बिकॉज मैं जो यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, बिजनेस कंसल्टेंट तो एक टाइटल है जी। बेसिकली। जो ट्रेड एक्टिविटी हमारी यहाँ पे होती है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फॉलोअप सर्विसेज। Okay. यानी कि हम उनके बिहाफ पे जाके डॉक्यूमेंट्स का फॉलोअप ले सकते हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कर सकते हैं, एक्चुअली जो हमारा काम होता है। जी। तो गोद लेने से ये एक बहुत अच्छा मेरे दिमाग में ये आइडिया आया है, जो कि मुझे रिसेंटली एक रियल एस्टेट कंपनी ने दिया है, जिनको मैं इस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। और 1-2 क्लाइंट्स जो ऑलरेडी मेंटेनेंस की कंपनी यहाँ पर रन करते हैं, टेक्निकल सर्विस, Correct. उनको भी मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो बेसिकली अगर किसी के पास डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ज्यादा काम है, तो यू आर गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी कि आप मुझे और 50% डिस्काउंट ले लो मेरे से, बट देन डू इट फॉर द एंटायर ईयर। एग्जैक्टली। तो आप 5 वीजा लगाओ कि 500 वीजा लगाओ, या आप 5 बार कोई चीज का रिन्यूअल कराओ कि 500 बार किसी चीज का रिन्यूअल कराओ, हर रिन्यूअल पे अलग फीस पे करने की जरूरत नहीं। उसमें उनको ये फायदा मिलेगा कि हम उनसे उस अमाउंट के अलावा कुछ हम भी नहीं कमाएंगे, हमारे भी अपना एक फिक्स है, उसके अलावा उनको भी कुछ एडिशनल पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उनको हर नई ट्रेड के लिए नया बंदा ढूंढने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। आपकी अवेलेबिलिटी उनके लिए ज्यादा रहेगी रादर देन अ न्यू क्लाइंट, क्योंकि वो आपके लगे बंदे कस्टमर्स होंगे। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई आई प्राउड टू वर्क एज अ फ्रीलांसर। आई अप्रिशिएट, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी मैंने देनी है अपने क्लाइंट को। ये अपॉर्चुनिटी आप दे रहे हैं तो ये फायदा मिलेगा उन लोगों को। एक सवाल और आया मेरे दिमाग में कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि कंपनी सेटअप करना या अपने आप को स्टेबल करना दुबई में एज अ बिगिनर बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए क्या आप मतलब बहुत शॉर्ट में अगर आप बताना चाहें तो क्या, कैसे इलेबोरेट करेंगे इसको? देखो, 2 चीज मार्केट में सबसे ज्यादा बिकती हैं जिसमें इंसान ट्रैप होता है। एक होता है बड़े बड़े ख्वाब और दूसरा लालच। जी। तो लालच इसमें कैसे होता है कि अननेसेसरी, बिल्कुल विदाउट एनी लॉजिक, एकदम बढ़िया अट्रैक्टिव ऑफर दे दिया कि इतने 1000 में 8,999 में कंपनी सेटअप, टू गुड टू बी ट्रू टाइप्स। भाई कोई लॉजिक तो समझाओ। गवर्नमेंट की फी, अगर आप खुद भी एक कंपनी सेटअप करेंगे, अपने कार्ड से फी पे करेंगे, तब गवर्नमेंट की फी अगर 15,000 दिरहम जा रही है, तो मैं कैसे 8,999 Impossible. मतलब मैं अपनी जेब से 4-5 हज़ार डालूंगा? इम्पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है ना। तो उसके पीछे बहुत सारे चीज़ें होती हैं, हिडन रहती हैं। खैर वो इस पर हम इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इजी तो है अगर एक राइट गाइडेंस मिल जाए तो। एक और बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है मार्केट में कि बहुत सारे लोग हैं जिनको डिफरेंस नहीं पता है कि मेनलैंड, फ्री जोन, फ्री होल्ड क्या है, ये सब चीज़ें, ये इन कंपनीज में क्या डिफरेंस है? मेनलैंड आप ये समझे कि ऑनश्योर कंपनी होती है। ओके। एक फ्री जोन होता है, एक ऑफश्योर होता है। ऑफश्योर एकदम सेपरेट रखो। अभी पहले मैं आपको मेनलैंड और फ्री जोन का बताता हूँ। रेसिडेंसी वीजा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेनलैंड में भी आप ले सकते हो कंपनी सेटअप करके, और फ्री जोन में भी ले सकते हो। करेक्ट। अगर लोकल मार्केट में इन्वॉल्व होना है, साथ के साथ इंटरनेशनल ट्रेड भी करना है, तब तो आपके लिए मेनलैंड है। ठीक है।
टैक्सेशन वगैरह का वो एक अलग पार्ट रहता है, वो सब पे एप्लीकेबल होता है अगर आप मेनलैंड में बिजनेस करते हैं तो। ओके। वो भी रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है आपका, बट आपने पे तब करना है जब आपका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट 375,000 दिरहम से ऊपर जाता है। फॉर एग्जांपल आपका प्रॉफिट 385,000 दिरहम गया, 375 तक तो आपको कुछ नहीं पे करना। Okay. ऊपर का जो 10,000 है उस पर 9% कॉर्पोरेट टैक्स आपका लगता है। करेक्ट। लेकिन रजिस्ट्रेशन और एवरी ईयर फाइलिंग आपने करनी है, अगर नहीं करते तो उस पर फाइन आ जाता है, वो एक अलग बात होगी। उसके साथ साथ अभी जो हम मेन मुद्दे पे थे कि मेनलैंड और फ्री जोन। फ्री जोन में क्या होता है, कुछ ऐसे जोन्स हैं, फ्री जोन एक अलग अथॉरिटी होती है, अपनी अलग अलग अथॉरिटी होती है। मेनलैंड एक खुद में एक अथॉरिटी है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जी। है। फ्री जोन की मोर देन 10, 20, 30 फ्री जोन्स हैं, हर किसी की अपनी अपनी अलग अथॉरिटी है। एक एक एरिया डिसाइड करके दे दिया भाई ये आपका, ये आपका, ये आपका, ये आपका, हर किसी की अपनी एक्सपर्टीज है। तो जो लोग इंटरनेशनली बिजनेस करते हैं, उनको रेसिडेंसी वीजा चाहिए, इंटरनेशनल बिजनेस करना है, उन्होंने लोकल मार्केट में इन्वॉल्व नहीं होना है, वो फिर फ्री जोन की तरफ जाते हैं। अब ऑफशोर की बात आ जाती है। ऑफशोर ज्यादातर इसमें रेसिडेंसी वीजा इशू नहीं होता, ये एकदम ये होल्डिंग कंपनीज ज्यादातर जो बनती है ना, जिन्होंने अपना एसेट्स मैनेजमेंट करना है या फिर अपना टैक्सेशन से थोड़ा सा रिलीफ हासिल करना है, तो वो फिर ऑफशोर की तरफ जाते हैं, जो कि नॉर्मल लोग ये सेटअप करते नहीं है। तो इसलिए आपने देखा होगा हमारी वीडियोस में कि हम ऑफशोर के बारे में बहुत कम डिस्कशन बात करते हैं क्योंकि बहुत कम डिमांड है उसकी। एग्जैक्टली वो फिर वो बड़े लेवल पे चला जाता है कि जिसने होल्डिंग कंपनीज बनानी है, जिसकी रेसिडेंसी मान लें यूएस में है, वो अपनी यहाँ पे सिर्फ होल्डिंग कंपनी बना के चीजों को मैनेज कर रहा है, तो फिर ऑफशोर की तरफ चला जाता है। वेरी गुड, वेरी यू मेड इट वेरी क्लियर। थैंक यू। बिजनेस सेटअप करते वक्त बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स जो एक आम आदमी कर बैठता है। मिस्टेक्स तो बहुत सारी हैं। राइट एक्टिविटी ऑफ फॉर योर बिजनेस, राइट लीगल टाइप ऑफ योर बिजनेस एज पर योर रिक्वायरमेंट, जिनसे आपको आगे किसी भी तरह के हसल से बचाया जा सके। राइट लाइसेंस टाइप, कि स्टार्टिंग में आपको वर्चुअल ऑफिस के साथ, वर्चुअल लोकेशन के साथ जाना चाहिए या फिजिकल लोकेशन के साथ, क्योंकि जाहिर है देखो ना, अभी आपके पास पैसा अगर भरपूर है, आप समझो मिलियन दिरहम पड़ा है और आपने एक छोटी सी कंपनी बनानी है, तब तो मान लें एक कंपनी जिसकी वर्थ अगर कॉस्टिंग, सेटअप कॉस्टिंग आ रही है 30,000 दिरहम, तो मिलियन दिरहम लगा दो, उस पर सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी। लेकिन एक कंसल्टेंट का काम ये होता है कि वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बताए, जिसमें आपका इनिशियली कॉस्ट कम आए, एक्चुअल कॉस्ट जो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही पे करना पड़े। तो अभी देखें इसमें लोग बहुत से क्या करते हैं कि वो लोकेशन, ऑफिस लोकेशन चूज करने में गलतियां करते हैं जी। एक्टिविटी गलत ले लेते हैं, पता नहीं होता कि एक्टिविटी चाहिए कौन सी, किसी ने भी कुछ भी समझा दिया, ले ली। लीगल टाइप, बहुत सारे लीगल टाइप होते हैं, सोल एस्टेब्लिशमेंट, सोल एलएलसी, एलएलसी, सिविल कंपनी, पीजेएससी और पीआरजेएससी, वो तो बड़े लेवल की बातें हो जाती हैं, बट अभी इनिशियली अगर देखा जाए तो लीगल टाइप ऑफ कंपनी, लाइसेंस टाइप ऑफ कंपनी और आपका लोकेशन वगैरह, तो वो सारा कुछ उसी के अंडर आ जाता है। उसके अलावा कैपिटल अमाउंट कितना रखना है, एज पर करंट सिनेरियो पार्टनर्स कितने रखने चाहिए, ये सारी चीज़ें हम उनको गाइड करते हैं और लोग इसमें गलतियां कर जाते हैं, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कंपनी सेटअप होने के बाद किसी का वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, किसी का इमिग्रेशन कार्ड रिजेक्ट हो रहा है। और यहाँ पे क्या होता है ना कि सिस्टम अपडेट होता है टाइम टू टाइम, रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग चीज़ है अथॉरिटी के, बट कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि टाइम टू टाइम अपडेट करनी पड़ती है इनको सिस्टम को। रिसेंटली अभी कंपनी बनाने के बाद अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट आ रही है। अब उसमें सवाल आता है, लोग बोलते हैं कि भाई बैंक स्टेटमेंट चाहिए कितना, तो अब इमिग्रेशन भी जाते हैं वो, तो इमिग्रेशन में उनको एक अमाउंट नहीं बताया जाता। उसके पीछे की वजह ये है कि मेरी जो एक्सपर्टीज से जो मैंने समझा है वो ये समझा है कि वो नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से बैंक स्टेटमेंट मांग रहे हैं। अभी एक बात समझें आप, आपने अभी एक कैफेटेरिया बनाना है जी, तो कैफेटेरिया का बिजनेस के लिए आपको क्या लगता है कितने पैसे आपके पॉकेट में होने चाहिए? मेरे हिसाब से तो 1 लाख से लेकर 1.5 लाख दिरहम, 2 लाख दिरहम तक होने चाहिए। अब उस हिसाब से आपका बैंक स्टेटमेंट भी होगा, जाहिर सी बात है जब बैंक में पैसे रखे हैं। अब आपका बैंक स्टेटमेंट 5,000 दिरहम का है, कैफेटेरिया का बिजनेस कैसे स्टार्ट करोगे? सही बात। तो ये सारी चीजों के लॉजिक वो देख रहे हैं जो हम मेक श्योर करते हैं। मतलब करेक्ट रिक्वायरमेंट का करेक्ट टर्म के साथ मैच करना आपका काम है कि एग्जैक्टली करंट जो करेक्ट डॉक्यूमेंट है और जो करंट रिक्वायरमेंट है उनको मिक्स एंड मैच करना है आपको। एग्जैक्टली और लोग इन्हीं चीजों में ज्यादा गलती कर जाते हैं, इसीलिए इसको एक वर्ड में आंसर करना मुश्किल था, तो इतनी सारी लंबी कहानी सुनानी पड़ती है ताकि लोगों को और आप लोगों को समझ अच्छे से आ सके। करेक्ट। अगेन वन मोर कॉमन क्वेश्चन, एक बिजनेस ओनर को कितना ईजी है अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करना दुबई में? इसमें 2 रास्ते आते हैं। पहला, आप एक ओनर हो, बिजनेस ओनर, आपने अपनी कंपनी बनाई, आप उसमें मान लें 100% ओनर हैं जी, उसमें आपके लिए 2 वीज़ा ऑप्शन आएंगे
जी। पहला तो ये कि आप 100% ओनर हैं, आप इन्वेस्टर का वीजा लगा लें। दूसरा ये कि अगर आपके पास अटेस्टेड डिग्रीज हैं तो आप ओनर होने के साथ साथ खुद को उसमें मैनेजर का वीजा लगा लें, Okay. एज ए एम्प्लॉय शो कर लें, खुद को एक सैलरीड पर्सन बना लें। अगर तो आप इन्वेस्टर हैं, आपकी आईडी पे स्टेटस इन्वेस्टर लिखा है, देन ऑल्सो यू कैन स्पॉन्सर योर फैमिली। अगर एम्प्लॉय लिखा है देन ऑल्सो यू कैन स्पॉन्सर योर फैमिली। रिक्वायरमेंट दोनों की अलग है। इन्वेस्टर अगर हो, पर पर्सन इन द फैमिली 3000 दिरहम रिक्वायर्ड होता है इमिग्रेशन में सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो कि रिफंडेबल होता है जब आप वीजा वगैरह कैंसिल करते हो फ्यूचर में। बेसिकली नेवर। हाँ जी। आप यहाँ फैमिली है तो नहीं मैं ऐसा नहीं कह सकता, बट हाँ ये मतलब कि आगे आप अपना खुद का वीजा स्टेटस चेंज करते हैं, इन्वेस्टर से एम्प्लॉय में जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फैमिली को होल्ड करते हैं आप पहले, फिर अपना वीजा कैंसिल करते हैं, देन फिर अपना दूसरी जगह वीजा लगा के फैमिली का वीजा अनहोल्ड करते हैं, तब भी वो रिटर्न मिल जाता है। ऑफ कोर्स मिलेगा तो जरूर, बट मैं बोल रहा हूँ कि जब तक आप यहाँ हैं, फैमिली भी यहाँ पे है, और पैसा तो फिर गया, जब तक है तो है। ठीक है, वो एक सेविंग हो गई। हाँ एग्जैक्टली। तो अब दूसरा आता है कि अगर आप मैनेजर है, मतलब खुद को एम्प्लॉय शो किया है, देन उसमें सैलरी की रिक्वायरमेंट आती है। Okay. आपको फैमिली को अगर स्पॉन्सर करना है, बीवी बच्चों को, तो मतलब 5000 सैलरी इज इनफ। 4000 पे भी हो जाता है, बट 5000 इज इनफ। यहीं पे अगर पेरेंट्स को करना है तो मतलब मोर देन 10,000 ऐसे सैलरी की रिक्वायरमेंट रहती है। इन करंट सिनेरियो अभी कुछ नई रिक्वायरमेंट्स भी आने लगी हैं, जैसे कि आपका अगर पेरेंट्स को कर रहे हैं तो 2 BHK की इजारी आपसे मांग ली जाती है, रेजिडेंशियल। अच्छा, अगर बेबी को कर रहे हैं तो 1 BHK मांग ली जाती है, तो ये एज पर द रिक्वायरमेंट रहता है, तो इस हिसाब से लोग प्रोसेस कर सकते हैं। वेरी गुड। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से दुबई में कौन सी एक्टिविटी है जिसके सबसे ज्यादा लाइसेंसेस ओपन करते हैं लोग? मैंने जो अपने करियर में ओपन किए हैं, सबसे ज़्यादा बिल्डिंग मेंटेनेंस, टेक्निकल सर्विसेज, काम ही बहुत है ना जी। देखें, बिल्डिंग्स बन भी रही हैं न्यू, वो तो एक कंस्ट्रक्शन हो गया। Correct. उसमें बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टिंग वगैरह का लाइसेंस आ जाता है, उसमें आप एक कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हैं बेसिकली। उसमें भी कुछ अप्रूवल्स होते हैं। अगर आपने बिल्डिंग G+ बनानी है, फॉर एग्जांपल ग्राउंड से ऊपर, तो अप्रूवल लेना पड़ता है म्युनिसिपैलिटी। जी, बिल्डिंग मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से अप्रूवल चाहिए होता है। मैंने सबसे ज़्यादा बिल्डिंग मेंटेनेंस बनाई है, टेक्निकल सर्विस, उसके साथ साथ वैकेशन होम रेंटल ओके। बनाई जरूर है। लोग कहते हैं ना कि जिस तरफ भीड़ जा रही है उधर कंपटीशन ज्यादा होता है, नहीं है कंपटीशन इतना मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने जो लाइसेंस बनाया ना, उसमें से जो सक्सेस रेशियो है, आप समझे कि 100 में से 10 सक्सेस है, 90% लोग फेलियर हैं। वो क्यों? गलत डिसीजन लेने की वजह से। वो तो अपना तरीका होता है बिजनेस करने का, अगर स्टेप्स राइट लोगे तो देन इट विल ग्रो। कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती है लोगों के सामने, बट अदर देन दैट वो अपना अपना तरीका है बिजनेस करने का। मेरे करियर में मैंने लोगों को 30,000 दिरहम से बनाते हुए भी देखा है, ऊपर जाते हुए भी, और मेरे करियर में ऐसे ऐसे क्लाइंट भी आए हैं जो 500,000 दिरहम लाइसेंस सेटअप होने के बाद, मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से बताया, जो मेरे क्लाइंट सेटअप करते हैं कंपनी वैकेशन होम रेंटल की, जो एयरबीएनबी का काम करते हैं, तो वो ऐसे एरियाज में जाते हैं जहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं। जी। अब आप रियल एस्टेट में, ये बात आपको बेहतर पता है कि किस एरिया में टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, राइट? अब बताएं, अगर वहीं पे अपार्टमेंट अगर लेबर वाले एरिया में लिया जाए तो कौन टूरिस्ट आएगा? ऑब्वियसली नॉट। तो मतलब एज पर रिक्वायरमेंट चलना पड़ता है। बट उन्होंने बोला हाँ मेरे रिश्तेदार हैं यहाँ पे 14-15 साल से, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है, तो सिराज तू तेरा देख, तू तेरा काम खत्म हुआ डॉक्यूमेंटेशन का, अभी मुझे मेरे तरीके से करने दे। मैंने बोला भाई कंटिन्यू, मेरा काम तो सजेशन देना, मैं देता रहूँगा। भाई मैंने अपनी एक वीडियो में पहले भी बोला है, डोंट फील ऑफेंडेड फॉर द ऑडियंस, बट यार आपके जो रिश्तेदार हैं ना, वो 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, उनके अपने बच्चे भी हैं पालने के लिए, उनका अपना भी टाइम है, उनके भी अपने भी दोस्त हैं। उन्होंने फ़ोन उठा के हाँ मैं करवा दूंगा, हाँ मैं करवा दूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना काम धंधा छोड़ के आपके पीछे लग जाएंगे। ठीक है, उनको भी अपने फैमिली रन करने हैं, उनको भी लाइफ में ग्रोथ करना है। ठीक है, तो ग्रोथ भी उनके टाइम और उनके पैसे पे डिपेंड करती है। तो थोड़ा सा मैं बोलूँगा, या तो खुद की स्टडी करो, या तो एक्सपर्ट ओपिनियन लो, और थोड़ा सा रिश्तेदारों पे रिलाय करना थोड़ा सा कम करो। आई एम श्योर रिश्तेदार सबके वेल बीइंग ही चाहते हैं, सबके रिश्तेदार यही चाहते हैं कि अच्छा करे, बट भाई अच्छा करे, मेरा टाइम किल करके अच्छा नहीं करे। अच्छा करे, अपने आप अच्छा करे, सीखे और आगे बढ़े। एग्जैक्टली। तो हम जो बात कर रहे थे, जी। सबसे ज़्यादा सेटअप मैंने वैकेशन होम रेंटल, टेक्निकल मेंटेनेंस, तो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी अच्छा करते हैं यहाँ पे, तो इसलिए ट्रेडिंग की तरफ भी लोग खूब जाते हैं। अब ट्रेडिंग में भी बहुत सारी एक्टिविटीज आ जाती है, कुछ भी बेचो, कपड़ा बेचो, जूता बेचो, खाना बेचो, चावल बेचो, सब्जी बेचो, या परफ्यूम बेचो, कुछ भी बेचो, बहुत सारी अलग अलग आ जाती हैं। सब कुछ बेचना है एक लाइसेंस में, तो जनरल ट्रेडिंग आ जाता है। करेक्ट, सारे कुछ बेचने के लिए सबसे फेमस लाइसेंस है। हाँ जी, हाँ जी। उसकी फीस भी अगर मेनलैंड में देखी जाए तो एज कम्पेयर टू अदर लाइसेंस उसकी फीस ज़्यादा आती है, डबल आती है लाइसेंस फी। तो ये है, लेकिन मेंटेनेंस का और
वेकेशन होम रेंटल का टॉप पे है। और ये काम जबरदस्त चल भी रहा है। हाँ जी, टेक्निकल सर्विस का तो खास तौर पे मुझे भी समझ आता है थोड़ा थोड़ा। अब तो जब से मैंने इतने सारे लाइसेंस सेटअप किए मुझे भी समझ आने लग गया अब तो। क्या हम मान सकते हैं कि सिराज भाई का अगला वेंचर टेक्निकल सर्विसेज में होने वाला है? साइलेंट इन्वेस्टर रह लेंगे ना, साइलेंट पार्टनर। अच्छा, फेस कोई और रहेगा? हाँ। एक और इंस्टाग्राम चैनल आ जाएगा? नहीं नहीं, मेहनत वो कर, इसमें एक्चुअली सोशल मीडिया से इतना ज्यादा होता नहीं है। अच्छा। हाँ, मार्केटिंग आप कर सकते हो, सोर्स ऑफ मार्केटिंग एक तरीके से बना सकते हो, बट मेहनत किसी और को करने देंगे, साइलेंट पार्टनर बन जाएंगे। वेरी गुड। एक और सवाल सिराज भाई, लेट्स से मैंने या किसी एक इंडिविजुअल का एग्जांपल लेते हैं। बंदा दुबई में आया, लाइसेंस बनाया, कंपनी ओपन की, XYZ रीजन की वजह से नहीं चल पाया काम, वापस लौट गया। दो सिनेरियो है, कंपनी बंद करके वापस लौटा और बिना कंपनी बंद करे वापस लौट गया। क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं लेटर, और क्या आपके हिसाब से एडवाइजेबल चीज़ है? इसमें दो ऑप्शन आते हैं। एक तो कंपनी आपने कैंसिल की, लिक्विडेट कर दिया, उसको ऑडिट रिपोर्ट वगैरह बना के सबमिट करके, उसमें एक स्टेप और भी होता है कि आपको 2 अरबिक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करना होता है अराउंड 40 और 45 डेज, मोर देन 45 डेज के आसपास। तो एक लिक्विडेट करके चला गया तो कोई मसला नहीं है। बट एक दूसरी सिचुएशन आती है कि अगर वो नहीं कर सकता, मतलब आ जाती हैं सिचुएशंस बहुत सारी, देन आई विल सजेस्ट कि एटलीस्ट वो अपनी कंपनीज के ऊपर से लायबिलिटीज कैंसिल करके जाए। लायबिलिटीज कैसी होती हैं, जैसे अगर वीज़ा है कंपनी के ऊपर, सबसे पहले वीज़ा कैंसिल करो, उसके बाद एक छोटा सा प्रोसेस होता है कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट कैंसिलेशन, जो इस्टेब्लिशमेंट कार्ड होता है। क्योंकि देखो, अगर वो कैंसिल नहीं करोगे कंपनी एक्सपायर हो जाएगी, कंपनी एक्सपायर होगी, साथ में इमिग्रेशन कार्ड भी एक्सपायर होगा, जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कार्ड भी कहते हैं। तो उस पर एवरी मंथ पर मंथ के हिसाब से पेनल्टी आती है। जब तक वो पेनल्टी क्लियर नहीं होगी वो कैंसिल नहीं होगा। एटलीस्ट उतना कैंसिल करके चले जाओ। उसके बाद ठीक है, लाइसेंस या तो अंडर कैंसिलेशन चला जाएगा ऑटोमेटिकली विद इन 3 ईयर, 3 ईयर के आसपास अंडर कैंसिलेशन चला जाएगा। अगर नहीं भी जाते देन लेटर ऑन आप आके उसको कैंसिल करा सकते हो। इतना बड़ा कोई इशू फिलहाल तक नहीं बन रहा है। हाँ, अगर इमिग्रेशन कार्ड कैंसिल नहीं किया, उस पर फाइन है, एक्सपायर है, आप अगर आके फ्यूचर में न्यू कंपनी बनाते हैं तो इमिग्रेशन अगर चलो ब्लॉक नहीं भी होगा आपका, तब आपका न्यू कंपनी का इमिग्रेशन कार्ड स्टक हो जाएगा। क्योंकि कंपनी बनाने के बाद आपने इमिग्रेशन में रजिस्टर करना होता है अपनी कंपनी को, एस्टेब्लिशमेंट को, देन उसके बाद आप वीज़ा इशू कर सकते हैं। आप अथोराइज होते हैं वीज़ा इशू करने के। न्यू कंपनी बनाएंगे आप, एस्टेब्लिशमेंट अपना रजिस्टर करेंगे, न्यू स्टक हो जाएगा। वो बोलेंगे या तो पुराना जो पेंडिंग पड़ा हुआ है उसको क्लियर करो, कैंसिल करो, या फिर उसको रिन्यू करो। तो उस टाइम पे पेनल्टी आपके ऊपर बढ़ के एवरी मंथ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होगी। तो इसलिए आई विल सजेस्ट कि एटलीस्ट इतना करके जाएं। नहीं कर सकते हमें बताएं, हमें डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होंगे हम ले लेंगे, रिक्वायर्ड पेमेंट ले लेंगे, काम खत्म हो जाएगा, उनका कंप्लीट हो जाएगा। तो सिराज भाई, हम लोगों ने अभी कंपनी स्टार्ट करने से कंपनी एंड करने तक की बात कर ली है। फ्री जोन, मेनलैंड, ये ऑफशोर, सब चीज़ों की बात कर ली है। बिफोर वी क्लोज, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि एक एस्पिरेंट है जिसको दुबई में जाके अपना फ्यूचर बनाना है, अपने लिए कुछ करना है लाइफ में, राइट? ठीक है, और दे वांट टू डू इट थ्रू द बिजनेस सेटअप, या बिजनेस सेटअप करके नहीं, अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए। सो एज अ बिजनेस पर्सन, नॉट एज अ बिजनेस एक्सपर्ट, बिजनेस सेटअप एक्सपर्ट, एज अ बिजनेस पर्सन आपकी क्या एडवाइस रहने वाली है किसी भी यंग आदमी को, या यंग लड़के को, या यंग फीमेल को, कि दुबई में आए तो क्या करे, कैसे करे, और क्या जो है अपॉर्चुनिटीज खुल सकती है उनके लिए? देखें, दुबई इज़ अ हब ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये आप भी बोलते हो अपनी वीडियोस में और मैं भी बोलता हूँ, करेक्ट। लेकिन एक सबसे मेन पॉइंट उसने अपने माइंड में डाल के आना है कि बिजनेस का फर्स्ट ईयर उसका थोड़ा सा डीमोटिवेटेड रहने वाला है। क्योंकि उस टाइम पे उसने मेहनत, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, प्लानिंग, स्ट्रेटजी करनी रहती है। कि ज़्यादातर प्लेयर्स इसी 1 साल में आउट हो जाते हैं, लेकिन जो प्लेयर टिक गया टिल द नेक्स्ट ईयर, जो कंपनी का रिन्यूएबल आता है नेक्स्ट ईयर, उस ईयर तक अगर टिक गया तो उसके बाद फिर वो अप जाने लगता है। तो सबसे पहले तो माइंडसेट ये बनाना है। सेकंड, स्ट्रेटजी, प्लानिंग, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, वो तो एक चलती रहने वाली चीज़ें हैं, लेकिन ना तो कभी बड़े सपने देखने हैं ज़रूरत से ज़्यादा। देखो, प्रैक्टिकल लाइफ पे बिलीव करो, और ना ही कभी लालच करना, क्योंकि इंसान 2 ही चीज़ों में मारा जाता है। मैंने बोला था ना, कि या तो लालच में या फिर बड़े ख्वाब, 2 ही चीज़ें मार्केट में बिकती हैं। और रादर मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करूंगा कि अगर ख्वाब भी देखने तो अपने देखो, किसी के दिखाए हुए ख्वाब मत देखो। एग्जैक्टली, मैं वही बात करने वाला था। एक्चुअली मैं जो बोल रहा था वो वे ऑफ एक्सप्लेनिंग अलग था, बट बिल्कुल आपने सही बात बोली कि ख्वाब अपने देखो, क्योंकि किसी के दिखाए हुए ख्वाब यहाँ पे
कब क्या, हाँ बिल्कुल। लोग कितना कितना बड़े सपने किस लेवल तक जा करके और कहाँ वैनिश हो जाते हैं पता भी नहीं लगता उनका। वेरी ट्रू। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर इफ यू कैन फॉर अस। सो लॉन्ग क्वेश्चंस तो बहुत सारे हो गए। आई प्रिपेयर्ड अ शॉर्ट वन वर्ड आंसर रैपिड फायर क्वेश्चंस फॉर यू। ऑलराइट, सो जस्ट गेट रेडी फॉर दैट। एब्सोल्युटली। Okay. So fastest business license in Dubai. How many days you have made it? 4 hours. Wow. A business setup mistake that you see most often. Wrong legal type, wrong zone, either mainland free zone. One thing that everybody misunderstand in Dubai. मेनलैंड और फ्री जोन, लोगों को लगता है कि फ्री जोन में ऑफिस बनाने से छूट मिल जाती है, बट मेनलैंड में ज़रूरी है। ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने अभी कुछ नए अपडेट किए थे लास्ट 2 ईयर पहले, और कह सकते हैं आप 2021 2022 के पास, कि अगर आप मेनलैंड में भी कंपनी बनाते हैं और आप नहीं लेना चाहते फिजिकल ऑफिस, देन आप वर्चुअल लोकेशन के साथ जा सकते हैं। Explain golden visa in one word. बेस्ट ऑप्शन। According to you, which industry will boom in Dubai in next 5 years? ऑफ कोर्स रियल एस्टेट। Freelance visa, worth it or not? Actually not, but in some cases you can say yes. Okay, very diplomatic. Business setup in Dubai, more paperwork or more online now? More online. Okay. Difficult to explain, legal compliance or visa categories? Legal compliance. Small businesses, more sustainable in free zone or mainland? Free zone and some of businesses in mainland. One thing that Dubai does better than any other place in the world for entrepreneurs? Ease of business. Great. And business setup. And the last question, which I just made it up, is Dubai or Bareilly? Dubai. Well, the reason that I asked this question is because Siraj Bhai is from Bareilly. Actually that is my birthplace, but Yeah. actually इस जगह ने मुझे पहचान दी है। और पहचान कैसे मिलती जब तक वहाँ बर्थ नहीं होनी थी, तो दोनों इम्पोर्टेंट है, बट दुबई इज इम्पोर्टेंट नाउ, इम्पोर्टेंट फॉर So मी। basically that is your Janam Bhumi and this is your Karam Bhumi. एग्जैक्टली। Yeah. तो दोनों इम्पोर्टेंट है ना। Correct. जन्म ही नहीं होता तो कर्म कहाँ से आते? Exactly. Exactly. Anyway, बहुत मजा आया सिराज भाई, and we will plan to do it at least once a month. This is my request. Okay. No problem. So we'll catch up soon and thank you so much. आपने बहुत time दिया. My pleasure to give you my important time and for your this important session, Thank you. and thanks from my side. Thank you. You're very welcome. Now मैं मेरी ऑडियंस को ये बोलना चाहूँगा, बिजनेस सेटअप में अननेसेसरी लालच वाले भरे ऑफर्स के ट्रैप में ना फंसें। रियल एस्टेट के बारे में कौशिक भाई अपनी ऑडियंस को बताना चाहेंगे। Well, real estate के लिए चीज़ों को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. So my humble request to everybody, before you invest your money, invest your time with experts and then go ahead and then buy something.